Hello, dear learners and students of 10th. I am your social science teacher on behalf of विजन बायोलॉजी। क्योंकि आप 10th में हो तो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम टारगेट रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, खासकर मैं अगर बोलूँ सोशल साइंस, तो उसको आप कैसे एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी लाइफ में भी जो है एक्सरसाइज कर सको, समझो अपने अपने आप को, समाज को और स्टेट को, जो हम आगे आपको बोलेंगे। टॉपिक को आगे ले जाते हुए सबसे पहले हमें समझना है कि सोशल साइंस जो आपका है, आपका जो सोशल साइंस है, इसमें आपको पार्ट्स होते हैं अलग अलग, 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स के से। आपका हिस्ट्री इसमें आता है, हिस्ट्री आता है इसमें आपको आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको जियोग्राफी आता है, इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, और इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी आती है, छोटे छोटे कुछ कोर कंसेप्ट्स। तो मामला ये है कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, लेकिन जियोग्राफी के लिए हमारे एकेडमी पे अलग टीचर आपके लिए हैं जो जियोग्राफी आपको पढ़ाएंगे। उनका नाम इमरान अली सर है, इज़ वेरी गुड। अब जियोग्राफी वहाँ से पढ़ें, और ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक क्या है, लेकिन समझना हमें ये है, हमें ये समझना है कि 10th का बच्चा पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट को लेकर समझे या वो उसे एक टॉपिक को लेकर समझे। तो लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल साइंस जो है, अगर आप चाहते हो कि हम उनके डेफिनेशंस में जाएं, बाकी चीज़ें समझे कि असल में क्या है, तो आप हमारा 11th क्लास का लेक्चर जो हमारे विजन बायोलॉजी पे पढ़ा है, वो आप चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, वो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। लेकिन अभी मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको एट लीस्ट एक डेफिनेशन, जो अगर आपको कोई पूछेगा पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हमेशा ब्रेक करके समझो। पॉलिटिकल साइंस में दो वर्ड्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में दो वर्ड्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में दो वर्ड्स हैं, एक ही पॉलिटिकल है, दूसरा साइंस है। एक ये है, दूसरा साइंस है, ठीक है। पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल का मतलब है कि कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन, कॉमन, व्हाट इज कॉमन टू होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी, ये है पॉलिटिकल का मतलब। व्हाट इज कॉमन टू होल कम्युनिटी, राइट? व्हाट इज कॉमन टू होल कम्युनिटी इज पॉलिटिकल, इज पॉलिटिकल। बट लेकिन साइंस क्या है? साइंस है एप्लीकेशन ऑफ दिस होल कम्युनिटी। साइंस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉलिटिकल, एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉलिटिकल, यानी कि साइंस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉलिटिकल। सो मिला के जब हम इसको समझते हैं, व्हेन वी कंबाइन दीज, इट मेक्स पॉलिटिकल साइंस। और उस पॉलिटिकल साइंस को सब सही क्या है, मतलब कि सबके लिए सही क्या है, व्हाट इज कॉमन टू होल कम्युनिटी इज पॉलिटिकल, इसका मतलब कि सबके लिए सही क्या है, और ये सही क्या है हमें साइंस बताएगा। किसका? लेकिन किसका? पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल का साइंस बताएगा हमें सबके लिए सही क्या है, और गलत क्या है ये भी बताएगा, किस दिशा में जाना है ये भी बताएगा। और आप खुद को कैसे कंपेयर करोगे, फैमिली से लेकर, समाज से लेकर, आप स्कूल को, इवन आप स्कूल को कंपेयर करोगे, वो भी आप पॉलिटिकल साइंस में करोगे। तो ये है जिसमें, जिस तरह आप पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन समझते हो। हाँ, ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, ये हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये गवर्नमेंट को स्टडी करता है, ठीक है। ये बोलते हैं स्टेट को भी स्टडी करता है, उसका मतलब। तो गवर्नमेंट को कैसे स्टडी करेगा? मैंने आपको बोला साइंस, तो साइंस के जरिए आप गवर्नमेंट को स्टडी करोगे, और स्टेट को आप पॉलिटिकल के जरिए, यानी कि द वर्ड पॉलिटिकल इज रिलेटेड टू स्टेट, एंड वर्ड गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू साइंस, यानी कि साइंस। सो
गवर्नमेंट को भी पढ़ सकता है, साइंस को भी पढ़ता है, आपकी ज़िंदगी को भी पढ़ता है, आपकी लाइफ को भी पढ़ता है। जो चीज़ें आपके समाज में होती है ना, ये पॉलिटिकल साइंस में होती है। तो अगर हम जो है, मैं आपको बता दूं, चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का फादर है अरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज अरिस्टोटल। लेकिन पॉलिटिकल साइंस इतना नहीं, इसमें फिलॉसफी भी आती है। तो ये भी आप समझ लो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कौन है, उसे सोक्रेटिस कहते हैं, ठीक है। सोक्रेटिस, जो आगे जाकर आप, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लोगे तो इन चीज़ों को आप पढ़ोगे। लेकिन इसका सोक्रेटिस का स्टूडेंट जो उसे प्लेटो कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने फिलॉसफी में बहुत काम किया है, पॉलिटिकल साइंस को बहुत योगदान दिया है इन्होंने सब ने। क्योंकि ये जो है, ये इसके स्टूडेंट्स थे। अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, एंड प्लेटो इज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, ठीक है। ये है अरिस्टोटल है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड सोक्रेटिस द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसका सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, प्लेटो ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज, उसे कहते हैं, योर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पावर शेयरिंग, ठीक है। व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाट इज पावर शेयरिंग। और इसमें यह भी है कि आपको इनको एग्जाम्पल्स के हिसाब से पढ़ना है। आपको एटलीस्ट 2 या 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि पावर शेयरिंग आप कैसे समझोगे फिर। और ये भी आपको पढ़ना है कि वाई पावर शेयरिंग। तो हमें आज हमारा टॉपिक रहेगा, एक रहेगा व्हाट इज पावर शेयरिंग, दूसरा रहेगा एग्जाम्पल्स के साथ, और तीसरा रहेगा वाई पावर शेयरिंग, जो कि आपके सिलेबस में है, जो आप कवर करेंगे अच्छे से। और शांति से बैठकर आपको मैं गुजारिश करूंगा, आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, और जो भी मैं बोलूंगा वो बोलता जाऊंगा, वो लिखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने मैंने अब जैसे मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ये पीडीएफ है, ठीक है। दिस इज पीडीएफ। यहाँ पे बेल्जियम मॉडल हमें पढ़ना है अभी पावर शेयरिंग में, तो आगे जाकर भी पढ़ेंगे। सो हम पहले समझेंगे कि एक वाइट बोर्ड पे हम समझेंगे कि असल में जो है पावर शेयरिंग क्या है। तो हम दो वर्ड्स हैं, एक पावर है, ठीक है, एक पावर है, दूसरा शेयरिंग है। तो एक पावर है, दूसरा शेयरिंग है। तो इसको ब्रेक करते हैं दोनों को अलग अलग से, ठीक है। लेट्स ब्रेक दीज टू। पावर मीन्स, पावर क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक, ठीक है। और शेयरिंग का मतलब, इट्स दिस शेयर इज नॉट, जो आप शेयर करते हो ना, जैसे कि ये वो शेयरिंग नहीं है कि आप अपने जो है अपने दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करी, ये वो पावर नहीं, इट्स नॉट फीलिंग, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, राइट। और ये पावर शेयरिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स नहीं है यहाँ पर, और अलग पावर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के अलावा असल में है क्या ये, तो वो हमें समझना है, ठीक है। यहाँ का पावर का मतलब है कि आप आपके लीगल फोर्स क्या है, लीगल फोर्स क्या है। पावर का मतलब यहाँ पे एक्ट है, ठीक है। पावर का मतलब यहाँ पे लॉ है, द लॉ, कानून, और लीगल फोर्स, कानून के तहत जो आप करते हो काम, ठीक है। और इसको आगे अगर और समझेंगे हम थोड़ा डेप्थ में, तो ये भी कह सकते हैं यहाँ पर पावर क्या है, पावर इट्स ए ओबेड एक्शन, दैट यू ओबे। आप उस काम को ओबे करते हो, कानून को ओबे करते हो, चाहे वो बाय फोर्स हो या बाय विल हो। इसमें दो चीजें होती है, दिस पावर में आप या तो आप एक्सेप्ट करते हो बाय फोर्स, या तो आप एक्सेप्ट करते हो बाय विल, ठीक है। दिस इज पावर दैट यू एक्सेप्ट, यू ओबे बाय फोर्स और बाय विल। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी आप रिलीजन को भी, है ना, रिलीजन इज अ पावर, रिलीजन इज अ पावर। तो रिलीजन के आप कानून मानते हो, आप गॉड से डरते हो, योर योर यू यू योर फियर योर फादर, है ना, वो आपको रिलीजन बताता है, वो फेथ क्या है, ठीक है, दैट इज आल्सो ए पावर। आप ओबे कैसे करोगे पेरेंट्स को, इज्जत कैसे करोगे पेरेंट्स को, वो भी एक किस्म का पावर है यहाँ पर, ठीक है। और सेम इज द केस, यहाँ पर पावर का मतलब और भी है कि स्टेट जब कानून बनाएगा तो उस कानून को आप एक्सेप्ट कैसे करोगे, उस कानून को आप क्रिटिसाइज कैसे करोगे, और वो पावर आपके पास जाती आ रही है, वो पावर आपको सही आपको सही जिंदगी दे रहा है या आपको आपको तंग कर रहा है, ये पावर हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब शेयरिंग है, शेयरिंग का मतलब क्या है, हम बोलते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। सो लेकिन यहाँ पर शेयरिंग है तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन 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 ऑफ दिस पावर। और यहां पर पावर शेयरिंग का मतलब है
कि शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पावर, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हमें समझना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे ये समझना है कि शेयरिंग का मतलब है जो इनइक्वालिटी है, यानी कि इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी को इक्वल कैसे करें, ठीक है, इनइक्वालिटी को इक्वल कैसे करें, पुअर्टी जो है पुअर्टी को कम कैसे करें, ठीक है, ठीक है, पुअर्टी को कम कैसे करें, रॉन्ग कानून, रॉन्ग लॉज अगर है आपके समाज में, उनको खत्म कैसे करें, एंड कैसे करें, उनकी जगह नए कानून कैसे लाए जाए, न्यू एक्सेप्टेड लॉज कैसे लाएं, न्यू एक्सेप्टेड लॉज हम कैसे लाएं, और ये इसका मतलब है शेयरिंग। और इसमें आपके पार्ट्स रहेंगे फिर, जिसमें गवर्नमेंट आता है, जिसमें लोग आते हैं, जिसमें पुलिस आती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसमें डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आते हैं, जिसमें आप बोलोगे कि कोर्ट्स आते हैं, जिसमें आप जजेस आते हैं, ठीक है, वकील्स आते हैं, ये सब लॉयर्स आते हैं ना, ये सब शेयर करते हैं फिर पावर को। तो ये आइडियल चीज़ नहीं है, ठीक है। पावर शेयरिंग, मैं आपको ये भी बता दूं कि पावर शेयरिंग इज नॉट आइडियल, राइट। पावर शेयरिंग इज नॉट आइडियल, यानी कि आइडियल का मतलब क्या है कि ये आप महसूस ही यानी कि आप इसे देख, आइडियल का मतलब है कि जो जिसे आप देख नहीं पाओ लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन पावर शेयरिंग है, इट्स रियल एंड यू फील इट, आप इसे देख सकते हो, कैसे, सेंस एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको, यू कैन सेंस एक्सपीरियंस पावर शेयरिंग, यू कैन सेंस एक्सपीरियंस इट, आप इसे देख सकते हो, सुन सकते हो और फील कर सकते हो। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर किसी को जेल में डाला जाता है तो उस जेल में आपको किस कानून के अंदर रहता है, क्या ये इसे गलत इल्ज़ाम लगा है इस पर, क्या एफआईआर है इस पर, क्या इसे जो है किसी ने जाती करके उठाया है, क्या क्या उस पुलिस अफसर ने कानून का गलत इस्तेमाल करके इस बेचारे को उठाया, क्या ये गरीब था तो इसको अमीर आदमी ने दबाया, क्या ये गरीब था तो अमीर आदमी ने इसको जेल में डलवाया, क्या ये हक के लिए लड़ रहा था लेकिन हक इसको मिला नहीं, उल्टा इसको जेल हुई। तो ये है कि जिसे आप सेंस एक्सपीरियंस करोगे, जिसे बोलोगे कि ये गलत हो रहा है, तो ये वो गलत होना और उसको फिर देखना, समझना, उसको फिर महसूस करना, उसे कहते हैं सेंस एक्सपीरियंस। और पावर शेयरिंग को आप सेंस एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़कर समझते हैं कि एक्चुअली जो है, मैंने आपको बोला कि पावर शेयरिंग, आपको फिर से बताता हूं पावर शेयरिंग क्या, मैंने बोला आपको कि इट्स एक्सेप्टेड कन्वेंशन, ठीक है, एक्सेप्टेड 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 कन्वेंशन, कन्वेंशन एक्सेप्टेड कन्वेंशन, एक्सेप्टेड लॉ, एक्सेप्टेड ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन एंड एक्सेप्टेड, उसे कहते हैं हम और कहेंगे तो एक्सेप्टेड एक्शन, ठीक है, एक्सेप्टेड एक्शन, एक्शन कोई भी हो सकती है स्टेट में, ठीक है। ये है पावर शेयरिंग। तो केस क्या है हमें समझना है, एग्जाम्पल के अंदर पावर शेयरिंग क्या है। तो सबसे पहले हम केस लेंगे, द फर्स्ट केस हम तो लेते हैं, उसको हम कहेंगे दैट वी टेक द केस ऑफ बेल्जियम, ठीक है, वी आर टेकिंग द केस ऑफ फर्स्ट बेल्जियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है, अगर मैं आपको बोलूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रीलंका, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है, उसके बाद हम श्रीलंका पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम जो है, या जो दिस इज होल अबाउट बेल्जियम, जो आपको अपने एग्जाम में लिखना है बाद में एग्जाम्पल्स के तहत, लेकिन आप बाद में इसको जो है आप पास करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन बाद में हम आपको पीडीएफ भी देंगे, वो टेंशन नहीं है आपको, लेकिन आप इसको जो है अभी जाकर आप इसको पास करके लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं बेल्जियम क्या है, लेट्स टेक द केस ऑफ बेल्जियम। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेल्जियम क्या है असल में, वायर इज बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ है, बेल्जियम क्या है, ये स्टेट है, कहाँ पर है, यूरोप में है, इट्स यूरोपियन स्टेट, ठीक है, इट्स यूरोपियन स्टेट, इट्स यूरोपियन स्टेट है ये, कंट्री है ये, ठीक है, इट्स यूरोपियन स्टेट, इट्स यूरोपियन कंट्री। अगर बेल्जियम का केस समझते हैं, बेल्जियम, अगर मैं बेल्जियम का मैप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करूँ, इट्स रॉ मैप, इसे आप रॉ मैप समझिए, ठीक है। बेल्जियम को अगर मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ तो आप मैं एक रॉ मैप बनाता हूँ बेल्जियम का, ये है यूरोपियन स्टेट, बेल्जियम है, ठीक है, दिस इज बेल्जियम। और बेल्जियम में क्या है,
बेल्जियम में हमें समझना है कि बेल्जियम की कंपोजिशन क्या है, द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम क्या है? बेल्जियम के लोगों में यहाँ पे तीन चीजें हिस्से हैं। जैसे एक हिस्सा है उसे कहते, एक हिस्सा है ये यहाँ पर इतना मामला है तो ये है, और ये एक हिस्सा है, और यहाँ से थोड़ा सा एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इस हिस्से में, इन हिस्सों में अलग अलग लोग रह रहे हैं। बेल्जियम में इन हिस्सों में अलग अलग लोग रह रहे हैं। तो वो क्या है वो समझते हैं। देखो पहले समझते हैं कि बेल्जियम के ऊपरी हिस्से में बेल्जियम के साथ बॉर्डर शेयर कौन करता है। चार कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं बेल्जियम के साथ। पहली कंट्री जो है वो यहाँ पे शेयर करती है इसके साथ बॉर्डर, उसको कहते हैं दैट वी कॉल, उसे कहते हैं हम नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड, नीदरलैंड नीदरलैंड शेयर्स नॉर्दर्न साइड ऑफ द बेल्जियम, और इस साइड में पूरा है इसके साथ यहाँ पर जो है जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी है। और यहाँ पर जो है बॉर्डर जो शेयर करती है नीचे नीचे साइड के हिस्से में, यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पे उसे कहते हैं हम लग्जमबर्ग, 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 ठीक है, लग्जमबर्ग। और यहाँ पर जो है इस साइड में, ये वाला साइड जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? इट शेयर्स बॉर्डर विथ फ्रांस, ठीक है। तो इसका मतलब कि बॉर्डर शेयरिंग का मतलब ये भी है कि इसके लोगों ने इमिग्रेशन आना जाना इनके साथ इस बेल्जियम में होता होगा। लेकिन बेल्जियम के केस के में, बेल्जियम तो इतनी छोटी कंट्री है कि इसकी कंडीशन अगर आप बोलोगे, बेल्जियम की कंडीशन ये है कि बेल्जियम की पॉपुलेशन अगर देखोगे, साइज इसका हमारे यहाँ जो इंडिया में जो स्टेट हरियाणा है, इसका साइज हरियाणा के बराबर है, ठीक है, इक्वल साइज टू हरियाणा। और हाफ, इट्स स्मॉलर, इवन की वी कैन से इट इज स्मॉलर देन हरियाणा, इट्स स्मॉलर देन हरियाणा, ठीक है। ये सबसे, इसका साइज हमारे हिंदुस्तान के एक स्टेट है उसे हरियाणा कहते हैं, जो नॉर्दर्न स्टेट है, ठीक है, उससे कम इसकी जो है इसकी लैंड है, उसकी ज़मीन है, जितना हमारा एक कंट्री का लैंड एक हमारे एक हिंदुस्तान की एक स्टेट से कम है, यानी कि हरियाणा से कम है, ठीक है। तो केस क्या है? केस यह है कि पॉपुलेशन इसकी अगर देखेंगे, इसकी पॉपुलेशन टोटल 1 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ तक इसकी पॉपुलेशन, किसकी? बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है। लेकिन और इसका, और वो स्टेट हमारे हरियाणा जो है, हमारे हरियाणा से हाफ है, इट्स हाफ टू हरियाणा। हमारे माने कि हमारे यहाँ स्टेट की, हिंदुस्तान की स्टेट की, हरियाणा की स्टेट की पॉपुलेशन इससे ज़्यादा है, और इसके पास टोटल 1 करोड़ है, यानी कि हाफ पॉपुलेशन हमारे हरियाणा की इसकी बेल्जियम की कंट्री के बराबर है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि कंपोजिशन में बेल्जियम में कौन कौन रह रहे हैं, ठीक है। कंपोजिशन में बेल्जियम में कौन कौन रह रहे हैं। तो इस साइड को जो है, इस साइड को कहते हैं बेल्जियम को, इस वाले साइड को वी कैन से 59%, यानी कि 59%, 59% रीजन जो है वो 59% रीजन जो है वो दे आर स्पीकिंग डच, उसे डच कहते हैं। डच जो नीदरलैंड से थे, ठीक है, जो नीदरलैंड में यहाँ आए हैं, डच कहते हैं। और इस एरिया को हम फ्लेमिश कहते हैं। ये एरिया बेल्जियम को सिर्फ फ्लेमिश कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिश, दिस इज फ्लेमिश एरिया, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, बेल्जियम का ये वाला पार्ट है, वी कॉल दिस, ये रीजन जो है, दिस रीजन हैज 40%, दिस रीजन 40% पॉपुलेशन, 40% जो स्पीकिंग है, स्पीकर्स हैं, 40% यहाँ की स्पीकर्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर फ्रेंच, यानी कि दे स्पीक फ्रेंच, ये फ्रेंच है, ये 40% पॉपुलेशन दे स्पीक फ्रेंच। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस रीजन को हम कहते हैं, वी कॉल दिस रीजन एज वेलेनोया। दिस इज कॉल्ड वेलेनोया, VALLONIA, दिस रीजन इज कॉल्ड वेलेनोया। और इसके 40% पॉपुलेशन। लेकिन जो मैंने छोटा सा यहाँ पे मार्क किया है ब्लैक में, छोटा सा यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ पे जर्मन स्पीकर्स है, ठीक है, जर्मन स्पीकर्स हैं, यहाँ पे जर्मन स्पीकर्स हैं, ठीक है। तो जर्मन स्पीकर्स इस छोटे से पार्ट में रह रहे हैं, और जर्मन स्पीकर यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और ये टोटल 1% है, जर्मन स्पीकर टोटल 1% है, यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी के साथ, और वहाँ जर्मन पीपल 1% यहाँ पर है। तो इसका मतलब कि बेल्जियम में कंपोजिशन है, हमें ये समझना है कि बेल्जियम की कंपोजिशन है, ये डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है। द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी डाइवर्स, यानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और
अलग अलग स्पीकिंग, अलग अलग रेस के, अलग अलग इथनिसिटी के लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं। पहले हम समझेंगे जो अलग अलग इथनिसिटी के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, इथनिक पीपल, इनको बेल्जियम में एकजुट कर कैसे रखवाना है, इनको एक साथ कैसे रखवाना है। तो ये केस था यहाँ पे एक है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको जो यहाँ पर ये मार्क डाला ना, ये वाला रेड जो ब्लैक में, ये है कैपिटल ऑफ बेल्जियम, इसे ब्रुसेल्स कहते हैं। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। इसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि इसमें 80% जो है पॉपुलेशन वो फ्रेंच है, ठीक है। इसमें 80% पॉपुलेशन जो है स्पीकिंग जो है वो फ्रेंच है, दे आर फ्रेंच, दे आर फ्रेंच। और रिमेनिंग 20% जो है, और इसमें जो बाकी 20% है, रेस्ट 20% जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में रह रहे हैं, वो क्या है, दे आर डच, यानी कि वो डच स्पीकर्स हैं, नीदरलैंड से, ठीक है। तो इसमें भी डाइवर्सिटी है। तो केस ये है कि अगर इतनी इतनी डाइवर्स है, इतनी कंपोजिशन है, अब समझते हैं कि इसमें क्या ले रहे हैं, ये लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इनको क्या बनाता है, लैंग्वेज इनको इथनिक बनाता है, यानी दिस इज कॉल्ड इथनिक, दिस इज कॉल्ड इथनिक, इथनिक। और समझते हैं कि इथनिक क्या है, व्हाट इज इथनिसिटी, इथनिसिटी क्या है, व्हाट इज इथनिसिटी। तो हमें ये समझना है कि इथनिसिटी जो है वो क्या है। इथनिसिटी क्या है, इथनिसिटी है कि आप अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई इतना बड़ा ग्रुप है, इसमें इसमें जो है अलग अलग इस तरह के ग्रुप में जो है लोग रह रहे हैं, जो कि ये समझो ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, ये ग्रुप के लोग हैं। और यहाँ पर जो है मैंने दूसरा ग्रुप बनाया, इसमें भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसमें भी लोग रह रहे हैं। और ये एक कंट्री में ऐसे इतने बड़े देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये दो हैं। लेकिन जो ये वाले हैं, ये वाले जो है, इनका इंसिस्टर एक है, इनका इंसिस्टर एक है, और ये भी है, इनका इंसिस्टर एक है। लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों में जाती तौर पर कोई कनेक्शन नहीं है। ये इनकी रेस अलग है, यानी इनका कल्चर अलग है, इनका भी कल्चर अलग है। और ये जो है, ये दूसरी भाषा बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, और ये जो है ये दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो लेकिन ये एक ही रीजन में रह रहे हैं। तो मतलब एक ही रीजन में जो लोग रह रहे हैं, उनका इंसिस्ट अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, उसे कहते हैं इथनिक। यानी कि उनका रहन सहन, इवन कि उनका रहन सहन भी मैच करता होगा, और उनका जो है उनका कलर, इवन कि उनका कलर भी, कलर फेयर कलर है, डार्क कलर है फेस का, उनका हेयर किस तरह का है, ठीक है, उनके उनकी आंखें, आईज किस तरह है, ये इथनिसिटी है। दिस इज कॉल्ड इथनिसिटी। और ये इथनिसिटी जो है आपको डिटरमाइन करती है कि एक लोगों को आप अलग अलग कैसे समझोगे। और यहाँ पे इथनिसिटी डाइवर्सिटी थी, बेल्जियम में इतनी डाइवर्सिटी थी, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि बेल्जियम में क्या था कि पावर जो है, पावर और रिलेटिवली जो फ्रेंच लोग थे बेल्जियम में, दे आर रिलेटिवली पावरफुल, यानी कि दे हैव मोर पावर, उनके पास पावर ज़्यादा था, यानी कि पैसा था, पैसा मतलब उनके पास पावर ऑफ मनी था, और उनके पास वो ज़्यादा रिच भी थे, ठीक है, वो ज़्यादा रिच भी थे डच के हिसाब से, यानी कि इन कंपेयर टू डच वो ज़्यादा अमीर थे। केस होता है कि डच पीपल जो थे, डच वाज नॉट हैप्पी विद दिस, बेल्जियम में डच पीपल वाज नॉट हैप्पी विद दिस। तो दे हैव डिसाइडेड कि हम क्या करते हैं कि हम डिमांड रखते हैं, हम डिमांड रखते हैं कि हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हमें भी अपना हक चाहिए, राइट्स चाहिए, ठीक है। तो बिटवीन 1950s, यानी कि 1950s एंड 1960s, बेल्जियम में क्या होता है कि देयर वाज अ टेंशन बिटवीन फ्रेंच पीपल एंड डच पीपल, टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच पीपल, क्योंकि अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, अलग अलग जो है लोग, अलग अलग उनका रहन सहन था। तो और कैपिटल में भी, यानी ब्रसल्स में भी जो है, ब्रसल्स में भी लोग जो थे अलग अलग कल्चर के थे। तो ये एक केस है, ठीक है, ये एक केस है। यानी कि आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे फिर में लास्ट में कि फिर हुआ क्या वहाँ पे बेल्जियम में। और इसको जो है अभी हम बाद में जो है जब श्रीलंका को एंड करेंगे, श्रीलंका की डाइवर्सिटी समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि बेल्जियम में इसके बाद क्या हुआ था, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, और फिर श्रीलंका में भी क्या हुआ, इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है।
अभी हमने पढ़ा कि कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी कि कंपोजिशन, लोग बेल्जियम में कौन कौन रह रहे हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कि कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पहले, फिर हम इनको मिला के गवर्नमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ, कि पावर शेयर कैसे हुआ, ठीक है। अभी कंपोजिशन पढ़ा हमने बेल्जियम का। लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाउ श्रीलंका, लेट वी स्टडी श्रीलंका। हम श्रीलंका को पहले पढ़ेंगे कि श्रीलंका की कंपोजिशन कैसी है, फिर हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे दोनों में, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका को समझते हैं। अगर आप श्रीलंका को समझेंगे, श्रीलंका, इसको छोटा लिखते हैं, श्रीलंका जो है, श्रीलंका ये जो है, अगर हम अपने हिंदुस्तान का मैप बनाते हैं, जैसे लास्ट मैं आपको थोड़ा सा पार्ट हिंदुस्तान का बनाता हूँ, हम यहाँ पे बनाते हैं इसको, जैसे ये है, ये जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये अपना भारत है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है वो ये है, छोटा सा गोला, जैसे छोटा सा गुब्बारा, जहाँ ये श्रीलंका है, ठीक है। ये श्रीलंका है। और थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे समंदर का पानी बह रहा है, और इससे कहते हैं, यहाँ पे एक स्टेट, उसे पाक स्टेट कहते हैं, ठीक है। पाक स्टेट कहते हैं, जो श्रीलंका को और इंडिया को अलग करता है, ठीक है। इसे पाक स्टेट कहते हैं क्योंकि नीचे जो है इंडियन ओशन है, यहाँ पर नीचे जो है उसे इंडियन ओशन कहते हैं, ठीक है। दैट इज इंडियन ओशन। और श्रीलंका यहाँ है कि आइसलैंड स्टेट है, श्रीलंका इज आइसलैंड स्टेट, और हम दोनों को जो मिलाता है उसे पाक स्टेट कहते हैं। जहाँ पे हम यहाँ से, जैसे यहाँ पे एक और उसे ये भी कहते हैं कि जब रावण को जो है राम जी मारने चले गए थे या उनसे लड़ने चले गए थे, तो वहाँ पे एक राम सेतु बना था, उसे राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है। वो हिस्ट्री में पढ़ना है आपको, बड़ा बाद में पढ़ाएंगे, उसे राम सेतु कहते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि ज्योग्राफी आपने समझी श्रीलंका की, ठीक है। अभी हम समझते हैं, हम अलग से श्रीलंका को बनाते हैं। तो अगर हम श्रीलंका को इस तरह से जो है, श्रीलंका को जो है बनाएं, ठीक है। ये श्रीलंका है, ठीक है, जैसे ये स्टेट श्रीलंका है, यानी कि कंट्री श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका में कंपोजिशन समझें, तो श्रीलंका का केस क्या है। श्रीलंका में अगर देखें कि श्रीलंका में इससे अलग है, श्रीलंका का केस जो है बेल्जियम से अलग है, क्योंकि श्रीलंका में भी जो है वहाँ पर भी दंगे हुए, फसाद हुए, लेकिन श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या हुई वो हमें समझना है। श्रीलंका में अगर समझोगे 2 करोड़ पीपुल, यानी कि श्रीलंका में 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, ठीक है। 2 करोड़ लोग श्रीलंका में रह रहे हैं, यानी कि मैंने आपको हरियाणा बताया, यानी कि इक्वल टू हरियाणा, यानी कि हमारे भारत के, इंडिया के एक स्टेट का पॉपुलेशन श्रीलंका के पॉपुलेशन की, एक कंट्री के बराबर है, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन श्रीलंका में है उतनी हमारे सिर्फ एक स्टेट में, हरियाणा में है। श्रीलंका की कंपोजिशन क्या है। श्रीलंका के इस हिस्से में, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, श्रीलंका का जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये श्रीलंका का जो है, यहाँ पे श्रीलंकन यानी सिन्हालीज रहते थे, सिन्हाली श्रीलंकन, उनको सिन्हालीज कहते हैं, जो श्रीलंका के नेटिव्स थे। उनकी कंपोजिशन यानी कि 74% ऑफ श्रीलंकन लिव ओवर हियर, ठीक है। और तमिल स्पीकिंग जो थे, तमिल स्पीकिंग छोटे छोटे जगहों पर थे। मैं आपको बता दूं, अभी इंडियन तमिल जैसे यहाँ पर है, मैं आपको ऐसे बता दूं कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है। ये जो है ना, ये वाले जो है, ये थे इंडियंस, यानी कि इंडियंस, जिन्हें ये तमिल्स कहते हैं, जो तमिलनाडु से होकर यहाँ इंडिया में आए थे 1947 से पहले, जो ब्रिटिशर्स से लाए थे यहाँ। तो ये इनकी पॉपुलेशन थी 18% श्रीलंका में, ठीक है। 74% जो है श्रीलंका की है, 18% इंडियन तमिल्स है। कहाँ पे, श्रीलंका में। तो प्रॉब्लम क्या इसमें क्या हुई कि ये दोनों चाहते थे, खासकर इंडियन तमिल चाहते कि हमें हक बराबर मिले। अगर हमें ब्रिटिशर्स ने हमें लाया, ये प्लांटेशन करने के लिए इनको ब्रिटिशर्स ने यहाँ से लाया था। देवर प्लांटेशन लेबर्स, देवर ये थे प्लांटेशन लेबर्स 1970 से पहले, ठीक है। जब इंडिया देश आज़ाद हुआ और श्रीलंका भी आज़ाद होता है, तो ये इनको यहाँ ही रहना पड़ा, इनको वापस इंडिया नहीं जाना पड़ा। और उस वजह से क्या होता है कि श्रीलंका में नेटिव्स अलग थे, और उसमें भी श्रीलंका में नेटिव्स जो 2 किस्म के थे। जैसे नेटिव्स में 13%, जो असल में नेटिव्स में जो 13% थे वो ओरिजिन श्रीलंका के थे, और उसमें रेस्ट थे इंडियन प्लांटेशन कर रहे थे। कंसंट्रेशन की थी कितनी इसमें, वो थी
वो रेस्ट इसमें रह रहे थे, ठीक है। और श्रीलंका की सबसे बड़ी क्या है, सिन्हालीज के इनका रिलीजन था। अब यहाँ पे एक तो होता है इनकी लैंग्वेज भी अलग थी, वो श्रीलंकन बोल रहे थे, और यहाँ के तमिलनाडु के तमिल, श्रीलंकन तमिल जो इंडियन तमिल थे वो तमिल लैंग्वेज बोल रहे थे। इनका रिलीजन बुद्धिस्ट था, ठीक है। बुद्धिज्म वाज डिवाइड ऑल बुद्धिस्ट्स। सिन्हालीज सारे जो थे, सिन्हालीज सारे थे बुद्धिस्ट्स, ठीक है। लेकिन जो इंडियन तमिल थे, इंडियन तमिल जो श्रीलंका में रह रहे थे, वो थे, एक तो हिंदूज थे और कुछ उसमें मुस्लिम थे। यानी कि जो तमिलनाडु से आए थे श्रीलंका में, इंडिया से जो आए थे, वो तो हिंदू थे, मुस्लिम थे, लेकिन सिन्हाली जो थे, ये वाले जो थे, ये बुद्धिस्ट थे। तो ये भी एक किस्म का प्रॉब्लम है। और उसमें जो है 7 अगर मैं बता दूं कि उसमें सिर्फ 7% वायर क्रिश्चियंस, यानी कि 7% जो थे, 7% पॉपुलेशन जो थी क्रिश्चियंस थे। कहाँ पे? उसमें क्रिश्चियंस थे श्रीलंका में, क्रिश्चियंस हैं श्रीलंका में। और वो बहुत हैं, वो बहुत सिनालीज हैं और श्रीलंकन भी हैं, यानी कि श्रीलंका के भी हैं और इंडिया से भी आए हैं। तो 74% श्रीलंका के खुद के वहाँ रह रहे हैं, और 18% जो इंडिया से आए हैं वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि पावर शेयरिंग फिर बाद में कैसे होता है। तो हमने अभी कंपोजिशन समझा, तो हम अभी समझते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल नाउ, कि हम इसको आगे पढ़ें कि असल में जो मैंने आपको बेल्जियम पढ़ाया था, लेट वी सी व्हाट हैपन बोथ, यहाँ पे क्या हुआ। हम समझेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ और श्रीलंका में क्या हुआ। पहले पढ़ते हैं बेल्जियम पढ़ते हैं। पहले हम बेल्जियम को पढ़ते हैं कि बेल्जियम में असल में क्या हुआ था। बाद में जब मैंने आपको भी डाइवर्सिटी पढ़ाई, तो बेल्जियम में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि पावर शेयरिंग अब कर पढ़ना है, तो पावर शेयरिंग एग्जांपल को पढ़नी है। तो बेल्जियम की हमने पहले पढ़ एग्जांपल दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेल्जियम में लीडर्स टुक, वहाँ के लीडर्स जो थे, बड़े लोग जो थे, यानी कि जो रूल कर रहे थे वहाँ पे, और जिनको रूल करना था वहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग एक वे लिया। उन्होंने बोला कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वी रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। हम रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। हम जो है वी विल नॉट लेट बेल्जियम टू फॉल। हम बेल्जियम को गिरने नहीं देंगे, हम बेल्जियम को यकजहत रहेंगे। वी विल यूनाइट बेल्जियम, और पीसफुल रहेंगे। तो पीसफुल कैसे रहें? तो इन्होंने क्या कहा, पीपल को हम पीसफुल बनाएंगे। वी विल यूनाइट बेल्जियम एंड लेट गिव देम पीस। तो इन्होंने कैसे किया ये? उन्होंने स्टार्ट शुरू करना किया। दे हैव स्टार्टेड बिटवीन 1970 से लेकर 1993 तक। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, यानी कि उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जिसके जरिए आपका जो डिसाइड करता है कि कानून क्या रहेगा स्टेट में। कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो डिसाइड करता है कि स्टेट में कानून क्या रहेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने 4 टाइम्स इसको अमेंड किया, यानी कि इसको तरमीम लाई, इसको बदला कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसमें ये देखा कि हम कैसे जो है बेल्जियम को पीसफुल रखेंगे, कोएग्जिस्टेंस रखेंगे, और सबको बराबरी में कैसे रखें। तो उन्होंने पहला क्या काम किया, उन्होंने दे प्रिस्क्राइब्ड, उन्होंने कहा कि जो डच है, यानी कि जो डच लोग हैं, डच हैं एंड फ्रेंच लोग जो है, जो डच एंड फ्रेंच लोग जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, दे हैव डिसाइडेड कि जो डच लोग हैं और फ्रेंच लोग जो है, पहले क्या करते हैं हम करते हैं कि केस एक, इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। हम क्या काम करते हैं कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी बेल्जियम में, उसमें जो डच स्पीकर्स थे और फ्रेंच लोग रह रहे हैं ऊपर के हिस्से के और नीचे वाले हिस्से के बेल्जियम में, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वलिटी देंगे, इनके मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे, यानी इक्वल मिनिस्टर के रहेंगे। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो बनेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की होगी, डच उसमें डच भी रहेंगे, फ्रेंच भी रहेंगे और जर्मन भी रहेंगे। उनको एक काम करेंगे, उनको हम सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं रखें, यानी कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबरी में रहेंगे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी वहाँ की, इनको पावर्स इक्वल रहेंगे सेंटर के साथ।
सेंटर के साथ, यानी कि ये जो है सबऑर्डिनेट और जिसको हम कहेंगे कम पावर नहीं होगा इनके पास, इनको इनको बराबर पावर देंगे और ये इनको हक देंगे कि अपनी बात और अपने कानून बनाने का। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट एक अगर कोई बिल या लॉ लाता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर देखेंगे पहले कि ये सबके लिए सही है कि नहीं है, लेकिन इनके पास सुने जाने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया उन्होंने। उन्होंने ये भी किया, जब डिसाइडेड कि हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, वी विल डू वन थिंग, हम जो है वी विल डू, एक हम रिप्रेजेंट करते हैं सारे कल्चर को, एजुकेशन को और लैंग्वेज के इश्यूज को। हम वी विल गिव इक्वल पावर्स टू, विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। सब जो फ्रेंच लोग रह रहे हैं बेल्जियम में, सबको इक्वलिटी इसमें मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो वो कैसे है वो समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि वी विल गिव स्पेशल पावर्स, हम स्पेशल लॉज बनाएंगे। अगर जो है स्पेशल लॉ बनता है कोई भी बेल्जियम में, तो वहां पे क्या होगा कि मेजॉरिटी रहेगी, दोनों की मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड से लोग होने चाहिए, दोनों साइड से लोग होने चाहिए बेल्जियम में, दोनों साइड से लोग होने चाहिए जो कानून बनाएंगे। और ये भी करा उन्होंने कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे बेल्जियम के लोगों को, वी विल गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द बेल्जियम पीपल। और आगे जाकर ये भी डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, अलग से रहेगी, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग रहेगी, और लेकिन वो दोनों इक्वली काम करेंगे। और इसके बदले में हम एक और काम करते हैं, लेट गिव द फ्रीडम टू द बेल्जियम पीपल दैट दे विल मेड थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो साथ साथ चलेगी सेंट्रल स्टेट के, उसको हम कहेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, द वर्क ऑफ दिस कम्युनिटी क्या होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, ये डिसाइड करेगी, दिस विल डिसाइड कि बेल्जियम का फ्यूचर जो है वो कैसे चलाना है, बेल्जियम को पीसफुल कैसे रखना है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इसमें इलेक्टेड जो रहेंगे, इलेक्टेड जो जहाँ से आएंगे वो इक्वली होगा, वो फ्रेंच भी होंगे, जर्मन भी होंगे और डच भी होंगे, यानी कि हर एक तबके से अलग अलग जो आएंगे वो इक्वलिटी में आएंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये एक, तो यहाँ पे डच ने क्या किया, इन्होंने इनके पास ये कर सकते थे, लेकिन दे हैव डिसाइडेड ये भी कर सकते थे कि वहाँ के जो है डच लोगों को दबा भी सकते थे, वहाँ के फ्रेंच लोगों को जो है आगे बढ़ने देते और इनको दबा सकते हैं। वो जर्मन को कुछ राइट भी नहीं दे सकते थे, इनके पास ये भी कह सकते वो जर्मन को नहीं राइट देते, वो फ्रेंच को डच को राइट नहीं देते, वो जो है सिर्फ फ्रेंच को ही फ्रेंच लोगों को ही आगे बढ़ने देते, इनको दबा देते, इनको हक नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बराबरी में रहेंगे। तो व्हाट इज द केस कि ये है कि इन्होंने क्या किया, दे हैव गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दे हैव गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल इथनिसिटीज। और वहां बाद में वहां पे पीसफुली जो है गवर्नमेंट बनी, और कोई भी किसी भी किस्म का जो है सिविल वार नहीं हुआ, किसी भी किस्म का जो है किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं हुआ, या किसी भी किस्म का डैमेज नहीं हुआ, किसी भी किस्म का डैमेज नहीं हुआ। तो ये एक केस है। इन्होंने समझा कि हम पावर शेयर को कैसे करें। तो इन्होंने पावर शेयर कैसे किया, उन्होंने पावर को इक्वली डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनली, और उसे फिर रिकॉग्नाइज भी किया, यानी कि दे हैव शेयर्ड पावर, बट नॉट ओनली शेयर्ड बट दे आल्सो रिकॉग्नाइज दिस पावर। और उस पावर को जब रिकॉग्नाइज करते हैं ना, जब इसको बांटते हैं, तो तभी पीस आता है, तभी शांति और अमन आता है। तो ये एक केस है बेल्जियम का। दूसरा केस अगर हम पढ़ें तो श्रीलंका का, जो मैंने अभी आपको बोला कि श्रीलंका का दूसरा केस जो हम पढ़ना है वह है श्रीलंका का। श्रीलंका भी यही कर सकता था, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने एक स्टेप थोड़ा आगे गया, और वो हम अभी समझते हैं। श्रीलंका ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे। जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ,
तो इन्होंने कहा, इनको क्या करना था, इनको जो वहाँ पे श्रीलंका रह रहे थे और तमिल रह रहे थे, इनको बराबर करना था, लेकिन नहीं, दे हैव डिसाइडेड वी विल डू मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म, हम इस मेजॉरिटेरियनिज्म का जो है इसका साथ लेकर बाकी जो कम्युनिटीज वहां रह रहे हैं उनको दबा देंगे। वी विल सुप्रेस देम, दे सुप्रेस्ड तामिल्स, तामिल जो वहां पे रह रहे थे। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले समझते हैं कि थोड़ा सा कि मेजॉरिटेरियनिज्म, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है, वो मैं आपको बता दूं। मेजॉरिटेरियनिज्म मैं आपको बता देता हूं क्या है। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? इट्स अ इट्स अ इट्स अ इट्स अ फॉर्मेशन, ये एक फॉर्मेशन है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, लेकिन उसमें मासेस भी आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये है, ये एक स्टेट है, इसमें जो है लोग ऐसे इतने रह रहे हैं, ठीक है, इतने लोग रह रहे हैं, और इसमें अलग कम्युनिटी के ये वाले लोग भी जैसे रह रहे हैं। तो अगर ये ज़्यादा है, ये मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ये ज़्यादा है इनसे, और इनसे ज़्यादा है, ये माइनॉरिटी है, ठीक है, ये माइनॉरिटी है। तो अगर जो है मेजॉरिटी जो है ये इनको दबाएगी, ये मेजॉरिटी इनको हक नहीं देगी, गवर्नमेंट यही बनाएगी और कानून भी यही बनाएंगे, लेकिन इनको ना जॉब्स देंगे ना कुछ इनको हक देंगे बोलने का। तो ये जो है किसी ज़्यादा लोगों का कानून, लेकिन जो कम लोग वहाँ पे रह रहे होंगे, जिनके रेस, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको दबाएंगे, और उसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का कानून हो, लेकिन उस कानून में प्रॉब्लम क्या है कि वही समझते हैं कि सिर्फ हमें ही हक है बोलने का, हमें ही हक है जीने का, बाकी लोगों को नहीं है, उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो श्रीलंका में यही हुआ। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्ट पास किया, उसे कहते हैं 1956 एक्ट। उन्होंने ये कानून पास किया, उसमें उन्होंने बोला कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ श्रीलंका वालों को, यानी कि सिंहाली पीपल को हम सिर्फ रिकॉग्नाइज करेंगे बस। और इनको ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने क्या बनाया, सिंहाली, उन्होंने सिंहाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है, उन्होंने सिंहाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और तामिल को हक नहीं दिया, तामिल को ना, तामिल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बोला कि तामिल हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज सिर्फ सिंहाली है। तो इंडियन तमिल वहाँ रह रहे थे, तो प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, ठीक है। तो ये भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो है जो यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट रहेंगी, यूनिवर्सिटी के पोस्ट वो भी सिर्फ सिन्हालीज को मिलेंगे। जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भी किया कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी सिर्फ जो है ये भी सिन्हालीज को ही मिलेगा, तामिल्स को नहीं मिलेंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ, इनको हम कुछ नहीं देंगे। तो ये किया, और ये भी किया उन्होंने, दे हैव डिसाइडेड कि हम एक काम करते हैं, हम बुद्धिज़्म को जो है, बुद्धिज़्म जो को इसको जो हम इसको स्टेट रिलीजन बना दिया, यानी कि बुद्धिज़्म ही यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकता है श्रीलंका में, लेकिन और इसके अलावा कोई रिलीजन नहीं होगा, और अगर कोई होगा तो उसको हम उस तरह से ट्रीट करेंगे कि वो फिर उसको उस रिलीजन को ही छोड़ दें। तो जो इंडियन वहाँ रह रहे थे, इंडियन तामिल जो वहाँ रह रहे थे, वो मैंने आपको बोला कि वो हिंदूज थे, वो हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे और कुछ क्रिश्चियंस भी थे, ठीक, मुस्लिम्स थे। अब इनके साथ प्रॉब्लम हुई, तो स्ट्रगल होना स्टार्ट हो गया, दंगे होने स्टार्ट हो गए, उनके खिलाफ जाना चाहे, तामिल के खिलाफ जाने लगे। तो क्या हुआ कि 1980s में वहाँ पे क्या होता है कि सिविल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जन्म लेती है, सिविल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो वो जन्म लेती है इसके खिलाफ लड़ने के लिए, यानी कि इसके खिलाफ, इस जाति के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस जाति के खिलाफ लड़ने के लिए। और फिर तामिल ने क्या बनाया, तामिल हैव डिसाइडेड कि हम LTTE बनाते हैं, इसे कहते हैं लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तामिल इलम। यानी कि इलम का मतलब था, इलम ये आपको पढ़ना है कि LTT का मतलब है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तामिल इलम, यानी कि इलम का मतलब है कि ये चाहते हैं कि हमें अलग ही स्टेट दो, तामिल्स को हमें अलग ही रिकॉग्नाइज करो, हमें स्टेट ही अलग दो, तामिल्स को हक मिलना चाहिए, यानी कि वी हैव इंडिपेंडेंट तामिल लैंड इन श्रीलंका। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि 1900 जो है 83 में वहाँ पे
बहुत बड़ी सिविल वार होती है। वो आपको असल में बाद में उसको 12th में पढ़ना है, लेकिन इतना आपको समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर, इनको जो पावर शेयर करना था इन्होंने नहीं किया। किनके साथ? तामिल्स के साथ। फिर ये केस हुआ। तो मैं आपको भी यहाँ पर बता देता हूँ अभी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी, जैसे ये है श्रीलंका का मॉडल। मैंने आपको बताया कि अभी भी मैंने आपको ये भी बताया कि 74% है, 18% तमिल, 70% नालीज हैं। अब इन्होंने क्या किया कि एक्ट बनाया, ठीक है, एक्ट लाया और बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया। तो रिएक्शन क्या हुआ कि बदले में रिएक्शन, मैंने बोला कि रिएक्शन क्या होता है वहाँ पे, रिएक्शन क्या होता है, वो ये होता है कि तमिल इलम दे हैव, ये भी बोलते हैं कि हमें तमिल इलम स्टेट दे दो, ठीक है, तमिल इलम दे दो। और अंडरमाइन होता है कि पावर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर शेयर नहीं किया, यानी कि दे हैव नॉट शेयर द पावर, श्रीलंकन हैव नॉट शेयर द पावर विद द तमिल्स, और उस वजह से वहाँ पे सिविल वार हुए और पावर शेयर स्मूथली नहीं हुआ। यानी कि श्रीलंका के केस में क्या हुआ कि उन्होंने बेल्जियम मॉडल को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा, उन्होंने मेजॉरिटेरिज्म को साथ दिया और तमिल्स को दबाया, फिर यूनिटी वहाँ पे नहीं रही। यानी कि क्या हुआ कि पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग वहाँ स्मूथली नहीं हुई, ठीक है, स्मूथ नहीं हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एब्सोल्यूट पावर किया, इन्होंने एब्सोल्यूट पावर किया, दे हैव डन एब्सोल्यूट पावर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट पावर है और हम बाकियों को हक नहीं देंगे, सिर्फ श्रीलंकन को ही हक है श्रीलंका में। तो पावर शेयरिंग वहाँ ठीक से नहीं हुआ। अगर हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे अपनी इंडिया की लेते हैं, इसको हम क्विकली इंडिया की एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया की जो है, मैं इंडिया की लेता हूँ, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूँ कि इंडिया की एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, इंडिया की एग्जाम्पल, हम थोड़ा सा ड्रा मैप करते हैं अपने इंडिया का, ठीक है, हम थोड़ा सा मैप ड्रा करते हैं अपने जो है इंडिया का, रफली मैप तो है हम ड्रा करते हैं। ये अपना इंडिया है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा करते हैं इसको ऐसे, ठीक है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो क्या काम होता है कि इंडिया में क्या है, कि इंडिया में क्या है, मतलब इंडिया में इथनिसिटी क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी है कि नहीं है। लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी भी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इट्स ए वेरी डाइवर्स कंट्री। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हिंदूज कितने रह रहे हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इतने यहाँ पे ना 80% हिंदूज रह रहे हैं। 80% जो है, 80.5% जो है यहाँ पे हिंदूज रह रहे हैं इंडिया में। और मुस्लिम्स कितने हैं, मुस्लिम्स यहाँ पे सिर्फ 13.4% रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में। कहाँ पे, इंडिया में। और बाकी जो बुद्धिज़्म जिसे हमें कहें या सिक्स कहते हैं, सिक्स जो है यहाँ पर 1.7% रह रहे हैं, सिक्स जो रह रहे हैं। और इंडिया में ये भी कह सकते हैं जो बुद्धिस्ट्स हैं, बुद्धिस्ट जो है वो 0.7% रह रहे हैं, ठीक है। और अगर हम और एक और रिलीजन को भी देखें, जैन्स जो हैं, जैन्स जो हैं वो इंडिया में 0.4% रह रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में, ठीक है। और पारसी की अगर बात करें, जो ईरान का रिलीजन जो असल में है, ईरान से आए हैं। तो मैंने आपको कहा कि इंडिया में भी जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इट्स अ वेरी डाइवर्स नेशन, ठीक है, हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है। तो मैं अगर आप बोलते कि अभी जो सर ने इथनिसिटी के बारे में बोला कि अब हिंदुस्तान में भी इथनिसिटी है क्या, यानी कि हिंदुस्तान में जो है इथनिसिटी है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी कितनी है। तो यहाँ के अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं, माइग्रेशन करके आए हैं कि नहीं आए। हाँ, इंडिया बहुत डाइवर्स है। हमारे यहाँ जो है ना, मैं आपको बता दूँ, इंडो आर्यंस 72 से 78% है, ठीक है, इंडो आर्यंस। जो कहाँ पर है, जो नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ये लोग रहते हैं। इसमें हम भी आते हैं, कश्मीरीज भी इसमें आते हैं, ठीक है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, ठीक है। एक है ये, और दूसरे दूसरे दोनों दोनों साइड के लोग कौन है, दूसरे साइड के लोग कौन है, उन्हें हम कहते हैं, वो है ड्रेविडियन। यानी कि हिंदुस्तान, जो मैंने आपको मैप बनाया ना, हिंदुस्तान का जो ये वाला हिस्सा ना, हिंदुस्तान का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का, ये द्रविडियन, यहाँ के द्रविडियन लोग हैं, यानी कि साउथ इंडिया के लोग हैं, ठीक है। ये कितने हैं, ये 20 से लेकर 25% तक इंडिया में रहते हैं। ये है द्रविडियन इथनिसिटी, यानी इनका कल्चर, लैंग्वेज, ओरिएंटेशन, फेयर कम्प्लेक्शन, चेहरा, बात करने का ढंग, सब कुछ एक है, ठीक है। इनके इंस्टर्स भी इनके एक हैं। तो जो बाकी जो है ना, जो आप बोलोगे, जो हमारे जो कुछ लोग तिब्बत वगैरह जो चाइना के साथ मिल रहे हैं, वो कौन है, उनको हम ऑस्ट्रो एशियन कहते हैं, ठीक है, उनको हम ऑस्ट्रो एशियाटिक
ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड सीनो तिब्बतियन कहते हैं, ठीक है। जो तिब्बत वगैरह के लोग हैं ना हमारे यहाँ, तिब्बत कहते हैं, जिसे मतलब नॉर्थ ईस्ट को मैं कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप है ना, जो नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप है ना, नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप जो है, नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप जो है ना, जिनमें 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, उसमें जो हमारे अरुणाचल प्रदेश जो है, असम है, मणिपुर है, जैसे नागालैंड है, वो है ना, तिब्बत जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के साइड से, ये इसके साथ रिलेट करते हैं। जो अगर रिसेंट केस को बताऊँ मैं कि क्या इथनिसिटी इंडिया में स्टेबल है? नो, इंडिया में इतनी स्टेबल नहीं है। यहाँ आए दिन दंगे फसाद होते हैं, यहाँ पे आए दिन जो है हम एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, तो इथनिसिटी के बेस पे। जैसे कि आपने रिसेंट केस देखा होगा ना, कि जैसे उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में जो है वहाँ पे एक लड़की को, यानी 24 ईयर्स के एज का लड़का था, 24 ईयर्स का, उसको जो है उत्तराखंड में, वो ही इज फ्रॉम, वो कहाँ का था? मणिपुर से था। कहाँ से था? मणिपुर से था। यानी कि मणिपुर के लोग जो है ना, वो चाइना के साथ थोड़ा सा मिलते हैं, वहाँ उनकी से तिब्बत के साथ है, उनका जो है चेहरा वगैरह, आंखें जो है, उनका स्किन जो है, ट्यून है, वो मणिपुर के, जो वो चाइना के साथ मिलता है। और वहाँ पे उनको चढ़ाया गया बेचारे को, कि आप चाइनीज़ बोला गया, मोमो बोला गया, चाइनीज़ बोला गया इसको। और आखिरकार जो है कुछ लोगों ने उसके भाई के सामने, ये एमबी स्टूडेंट था वहाँ पे उत्तराखंड में, एमबी कर रहा था, तो इसको चाकू मार दिया बेचारे को पेट में, और इसकी डेथ होती है। किस बेस पे? अब ये देखो कि किस बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे। यानी कि इसको बोला कि आप इंडियन नहीं हो, यू आर नॉट इंडियन, आप चाइनीज़ हो, और उसके बाद उसको चाकू मार के ही डाइड। उसका नाम था, उस लड़की का नाम था एंजल चकमा। एंजल चकमा। ये केस कब हुआ? रिसेंटली अभी हुआ है, जनवरी, यानी कि अभी 2000, मैं आपको बताऊँ ये कहाँ, ये केस कब हुआ था? रिसेंट जो है ये केस हुआ था, आपने न्यूज़ सुनी होगी इसके बारे में। तो ये इथनिसिटी एक बहुत वायलेंट होती है। इथनिसिटी वायलेंट भी हो सकती है, ये होती है वायलेंट इथनिसिटी के बेस पे। आपको यू हैव, जो हम हसद कहते हैं, इनवे, यानी कि इनवे एनिमीज बनते हैं इसके बेस पे, लोग आपस में लड़ते हैं इसके बेस पे, इथनिसिटी इतनी वायलेंट होती है। तो जो इनको बराबर करते हैं ना, उस इथनिसिटी को बराबर करना, इस समाज को, अलग अलग लोग जो रह रहे हैं उनको बराबर करना, और उसके बीच में फिर वो जो आप कानून शेयर करते हो ना, और जो आप इनके बीच में इनका हक जो शेयर करते हैं, उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। वही जो है असल में पावर शेयरिंग क्या है? दैट इज एक्चुअली द पावर शेयरिंग, वही पावर शेयरिंग है, ठीक है। लेकिन अब जो है हमें पढ़ना है वाई पावर शेयरिंग, ठीक है। अब लास्ट पे टॉपिक कि पावर, आपने बोला कि पावर शेयरिंग समझाया आपको, आप बोलो कि सर वाई पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? कि 2 रीजन है पावर शेयरिंग के, जैसे आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे अभी जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वाई पावर शेयरिंग, ठीक है। ये है वाई पावर शेयरिंग। यहाँ से आप अभी जब आप स्क्रॉल करोगे आराम से, मैं आपको, आप इसको फिर पास करके जो ये सब जो है आप नोट डाउन करिए, लिखिएगा, ठीक है। ये श्रीलंका केस है। और यहाँ पे अभी जो लास्ट पॉइंट जो हमारे टॉपिक, आज के टॉपिक का है, दैट इज वो है वाई पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के 2 रीजंस हैं, एक है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन। यानी कि पावर शेयरिंग के 2 चीज़ों में हम जो है इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, वो हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो हम अभी समझते हैं इसको, ठीक है। वो एक, सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग जो है, ये जो है, मैंने कहा कि प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल का मतलब है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रूडेंशियल का मतलब है कि कैलकुलेट करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, लगाते हैं कि पावर शेयरिंग में क्या हो सकता है, ठीक है। हम उसे मैक्सिमम, यानी कि यू से कि गेन, इसमें गेन होगा कि लॉस होगा। अब हम गेन और लॉस की बात करते हैं ना, गेन और लॉस की जब हम बात करते हैं, वो हम प्रूडेंशियल में करते हैं, यानी कि इट्स प्रूडेंशियल, कि जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि नुकसान है कि फ़ायदा है। तो एक रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग से क्या है, पावर शेयरिंग से हमें इट हेल्प अस टू रिड्यूस, ये रिड्यूस करता है, इट हेल्प अस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, इट हेल्प अस टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये एक रीज़न है किसका? पावर शेयरिंग का। और ये प्रूडेंशियल रीज़न है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी केस हमने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में क्या हुआ कि दे हैव रिड्यूस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न जो है पावर शेयरिंग का, वो क्या है? वो है मॉरल रीज़न। सेकंड रीज़न जो है वो मॉरल रीज़न है।
ठीक है। और पावर शेयरिंग मॉरल रीजन क्या है कि दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये रूह है, स्पिरिट को क्या कहते हैं, रूह। ये डेमोक्रेसी की रूह है। और डेमोक्रेसी के क्या है, डेमोक्रेसी है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड। डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि जब आप वोट करते हो, व्हेन यू वोट इट मीन्स यू आर वोटिंग इन डेमोक्रेसी। व्हेन यू इलेक्ट समवन टू रूल, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट, यानी कि पीपल्स रूल कहते हैं इसको। कि जहां पर भी कानून होगा डेमोक्रेसी का, वहां पर पावर शेयरिंग होना ही होना है। अगर नहीं होगा तो उसे एब्सोल्यूट पावर कहेंगे, उसे मेजॉरिटेरियनिज्म कहेंगे, या उसे हम अथॉरिटेरियनिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये एक रीजन है। लेकिन अब मैं बता दूं कि कोई फिलोसफर, एक फिलोसफर ने बात की है, जॉन, अगर मैं आपको बता दूं कि जॉन लॉक एक फिलोसफर है, जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है, ही इज ए लिबरल फिलोसफर। उसने कहा कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहां पर लोगों को बोलने का हक ज़्यादा हो, और गवर्नमेंट जो है उनके उनके हक, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसे लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जॉन लॉक ने दिया है, ये बोला कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। और अगर ये भी बता दूं कि जॉन लॉक ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। और पावर शेयरिंग का क्या है कि ही हैज गिवन द वर्ड, इस किताब में, ये बुक है जो जॉन लॉक ने लिखी है, इस बुक में ही वो कहता है कि जो है देयर हैज नेचुरल राइट्स। आपके पास 3 ऐसे नेचुरल राइट्स हैं, यू हैव नेचुरल राइट्स, और उनको कोई आपसे छीन नहीं सकता। और वो क्या है कि उसमें राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लिबर्टी है, ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी है। ये तीन हक जो है आपको गॉड से मिलता है, उसको, इनको कोई नहीं छीन सकता। तो पावर शेयरिंग जो है इन 3 के बीच में ही होगा, पावर शेयरिंग इन 3 के बेस पे होगा, ये जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, तो ये रीजन मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग के जो है रीजन है, 2 रीजन है वाई पावर शेयरिंग। एक तो है, एक रीजन है दैट आई सेड दैट इट हैज अ प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि हम इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कन्फ्लिक्ट। और सेकंड जो मॉरल रीजन है, यानी कि इट्स अ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, उसे हम पावर शेयरिंग कहते हैं। और रीजन हमें चाहिए, वो पावर शेयरिंग हमें इसीलिए चाहिए होती है ताकि बराबरी समाज में आए, ताकि सबको अपना अपना हक मिले, गरीब को में अपना हक मिले, उसे अमीर दबा ना पाए, यानी कि जो पुअर लोग हैं उनको अपना हक मिले। हम रिजर्वेशंस देते हैं, हम कंसेशंस देते हैं, और हम सब्सिडीज देते हैं ना, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो इसीलिए देते हैं कि ताकि पावर को हम शेयर इक्वली करें। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा, आपको हम फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा एंड में रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा पावर शेयरिंग, क्या, व्हाट इज पावर शेयरिंग, और हमने व्हाट इज पावर शेयरिंग पढ़ा, हमने बेल्जियम मॉडल पढ़ा। ठीक है, और आगे जाकर हमने फिर श्रीलंकन का एग्जाम्पल ली, हमने थोड़ा सा इंडिया का भी समझा। ठीक है, हमने इंडिया का भी समझा, और हम लास्ट में हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग का रीज़न क्या है, हमें पावर शेयरिंग क्यों चाहिए होती है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। आगे टॉपिक में मिलते हैं, दूसरे टॉपिक में, वहाँ पे हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो आप बस ये बने रहिए, इसको लिखिए, समझिए, और अपने कमेंट्स में बताइए। शुक्रिया।